वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ में किए बाबा बर्फानी के दर्शन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रहे साथ। राजस्थान के सियासी प्रकरण में फोन टैपिंग का मामला उछला। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। राज्य सरकार से पूछा कि क्या फोन टैपिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस अपनाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली एक और कामयाबी। आज सुबह मार गिराए 3 आतंकवादी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी आईआईटी में दाखिले के योग्य होंगे। जॉइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक में जेईई एडवांस 2020 परीक्षा के लिए लिया गया फैसला। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट करीब 63%। 6,53,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त। 3,58,000 से अधिक सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बिहार का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। तेईस जुलाई 2021 से होगी टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आगाज 24 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि उसी दिन नेदरलैंड्स के साथ होगा महिला टीम का पहला मैच। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ गुफा पहुंचे और बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ की गुफा पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां बर्फ की बूंदों से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। रक्षा मंत्री कल दोपहर लद्दाख से श्रीनगर पहुंचे थे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी हैं। पुजारी ने रक्षा मंत्री को बाबा बर्फानी के दर्शन कराए और विशेष पूजा कराई। रक्षा मंत्री 2 दिन के लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। जाग्रतो दूरमुदे देवन्दतो सुप्तसदथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जल छोड़ दे नीचे, फिर गणेश जी का ध्यान फूल लेके हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गुं हवामहे
वसो मम आहमया निगर्भदमा त्वमयासि गर्भदम् ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ पूर्णगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल और समन्वय बनाने के लिए सभी की सराहना की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंथन तेज कर दिया है। इसकी तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इसको लेकर अयोध्या दौरे पर पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा और निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद मंदिर निर्माण के शिलान्यास तिथि की भी घोषणा ट्रस्ट कर सकती है। आज की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी, जिसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद होंगे, जबकि 3 अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। ट्रस्ट की बैठक से एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे के शर्मा और पूर्व आईपीएस नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का खाका तैयार किया है। उधर अयोध्या के संतों महंतों का मानना है कि ट्रस्ट जो फैसला लेगा उसे सब मानेंगे। इन संतों महंतों ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और भूमि पूजन करेंगे। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। साल 2000 और 2019 के बीच 75 देशों में से 65 देशों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में काफी कमी आई है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की ओर से जारी रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। खास बात यह है कि इस मामले में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। भारत में करीब 27.3 करोड़ लोग गरीबी के जाल से बाहर निकल पाने में कामयाब हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह देखकर काफी खुशी हुई कि यूएनडीपी रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये एक बड़ा सकारात्मक विकास है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की इस उपलब्धि को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। जेपी नड्डा ने कोरोना काल में पार्टी के किए कामों की समीक्षा की, साथ ही संगठन की गतिविधियों की भी जानकारी ली। राजस्थान के सियासी प्रकरण में फोन टैपिंग का मसला उछल गया है। आज भाजपा ने गहलोत सरकार से पूछा कि अगर फोन टैपिंग हुई है तो यह संवेदनशील मुद्दा है और क्या इससे पहले फोन टैपिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसर अपनाया गया। भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच मांगी है। दुगन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। एसओपी फॉलो हुआ,
फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। और जो 10 कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कोविड-19 के दौरान देश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रचार को लेकर राय और सुझाव मांगे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने अपने पत्र में देश में कोविड-19 के मौजूदा हालात की ओर इशारा किया। आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और कुछ अन्य कानूनों के तहत दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 31 जुलाई 2020 तक अपनी राय और सुझाव भेजने के लिए कहा है, ताकि महामारी के दौरान होने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार किए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा सके। जम्मू कश्मीर में शोपियां के अमशीपोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां के अमशीपोरा में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के साथ मिलकर एक टीम तैयार की और अमशीपोरा इलाके का घेराव शुरू कर दिया। बिहार में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। पटना गया रेलखंड पर पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व मध्य रेलवे के प्रवक्ता राजेश कुमार के मुताबिक दानापुर मंडल के पटना गया रेलखंड पर पोटही नंदवा नामक जगह पर एक कार रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के आ जाने से कार इंजन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल असम से दिल्ली लेकर आएगी। स्पेशल सेल की टीम शर्जील को लाने के लिए असम रवाना हो गई है। शर्जील इमाम फिलहाल असम की जेल में बंद है। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसकी दिल्ली दंगों में अहम भूमिका रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दंगों में फंडिंग और साजिश के आरोप में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर शर्जील को दिल्ली लाएगी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में दाखिले के योग्य होंगे। सभी आईआईटी के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की हुई बैठक में जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी में दाखिले के नियमों में छूट देने का यह निर्णय लिया गया। कई बोर्ड द्वारा इस साल 12वीं की परीक्षाओं को आंशिक रूप से रद्द किए जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाना या 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने बोर्ड के शीर्ष 20% छात्रों में शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन इस साल के लिए इस नियम में छूट दी गई है और 12वीं की परीक्षा पास करने वाला कोई भी छात्र आईआईटी में दाखिले के योग्य होगा। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे असम से कल एक सुकून देने वाली खबर आई। 2 साल की बाघिन को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सुरक्षित उसके आवास क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल ये बाघिन मंगलवार को बरनडुबी इलाके में वन जीव कर्मचारियों को मिली थी, जो बाढ़ की वजह से अपने समूह से बिछड़ गई थी। ये 2 साल की बाघिन शाविका अपने एक और साथी के साथ जंगल से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकली थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में देखा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने बाघ को बचाव शिविर में ले जाने का फैसला किया और उसका उपचार करने के बाद उसे वापस उसके समूह के पास के स्थल में छोड़ दिया। मैसूर में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महाराज श्री जया चामराज वाडिनार की जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
वर्चुअली समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये मैसूर के महान शासक को याद करने का एक शानदार अवसर है। It is indeed an opportune moment to remember a remarkable ruler, an ideal king, and an able administrator who built a strong and self-reliant state, one of the most progressive states in pre-independence India. The moment you hear, you read about Mysore, you will become pleasant because of the culture, heritage, traditions, art, literature, administration, whatnot. Mysore is famous for all these qualities. भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। भारत में इस समय रिकवरी रेट करीब 63% है। सक्रिय संक्रमण के मामलों की बात करें तो 3,58,692 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,53,750 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 26,273 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। वाराणसी का जायजा लिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।